वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। वेलकम। मैथस्तान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पिछली क्लासेस में क्या कर रहे थे, एनिमल फिजियोलॉजी की हमने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। तो उसी को आज हम फिर से फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके चलेंगे। As we have discussed many questions related to animal physiology, that includes questions related to heart system, excretory system, respiration, circulation, everything. तो जितने भी हमने किए हैं उनमें कुछ मैमल्स की लाइफ के रिलेटेड, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, उनके हार्ट सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी मतलब, और हमने रेस्पिरेशन के बारे में किए। तो आज भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कुफर सेल्स आर, कुफर सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कुफर सेल्स आर, फर्स्ट वन, कुफर कोशिकाएं होती हैं। ए ऑप्शन है एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इलियम, इलियम की अवशोष्यक कोशिकाएं। बी है फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर, यकृत की फेगोसाइटिक कोशिकाएं। सी ऑप्शन है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीपीयकाओं की अल्फा कोशिकाएं। एंड लास्ट वन इज सेक्रेटरी सेल्स ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्रंथियों की सावी कोशिकाएं, ठीक है। सो वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम दीज फोर ऑप्शंस व्हिच हैव बीन गिवन। सो क्या है कूफर सेल्स? कूफर सेल्स जो है हमारे लीवर का हिस्सा होता है। तो लीवर का हिस्सा है, तो लीवर में क्या ऑप्शन आ रही है? फेगोसाइटिक, फेगोसिटिक सेल्स ऑफ लीवर। फेगोसिटिक मैंने आपको बोला था, कहीं पे भी वर्ड आ जाए फेगोसिटिक तो उसका मतलब कहाँ पे आएगा कि कुछ एनगल्फ कर रहा है वो, जैसे कीटाणुओं से बचा रहा हो या प्रोटेक्शन, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा हो एक तरह का। तो बेटा ये जो है ना कूफर सेल्स, ये लीवर के फेगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। और इनको मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। मैक्रोफेजेस कहा जाता है जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, उसके साइनोसॉइड्स में। मतलब ब्लड, लीवर की जो वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं, उसमें होता है। और इसका मेन रोल है फेगोसाइटोसिस में, मतलब ये अनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, जर्म्स को, ठीक है, या किसी भी फॉरेन और अदर अदर फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाएगा उसको, जैसे है ना, निगल जाएगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। और जिससे कि क्या है, ये डिफेंस प्रोवाइड करेगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगा। या हमारा फर्स्ट लाइन, एक तरह का इम्यूनिटी सिस्टम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है जंक्शन, हो गया ये कैंसर भी हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो अपने आप में क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स? तो बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन कॉर्निया, कॉन्जक्टाइवा, रेटिना और लेंस। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं कॉर्निया में, नेत्र श्लेष्मा में, रेटिना में या लेंस में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं बेटा, ये पाए जाते हैं ऑप्शन सी, रेटिना में, ठीक है। किस में पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा? Which of the following is in the highest concentration of is in the highest concentration in the plasma? इनमें से कौन प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता में होता है? मतलब निम्नलिखित जो चार ऑप्शंस हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और ग्लोबुलिन, इनमें से जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, क्या चीज प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए। ए जो है एल्ब्यूमिन, ये सबसे ज्यादा होता है बेटा। अराउंड अगर हमने कहना हो ना, तो 60% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल प्लाज्मा जो है बेटा, वो एल्ब्यूमिन होता है बेटा। उसके बाद ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को। और क्या करता है, मेंटेन कर, एक ये रोल हो गया एक है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरह के वेरियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है अब ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में क्या आएगा, ये अराउंड 35% ऑफ प्लाज्मा जो है ना, उसको इन्वॉल्व, प्लाज्मा का जो प्रोटीन है ना, उसका 35% जो है ग्लोबुलिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज,
एंटीबॉडीज होती हैं, और ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने को प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपकी। और बेटा इसके अलावा अगर बोलना हो, फाइब्रिनोजन की बात करनी हो, तो ये अराउंड 4% जो है होता है, रफली 4% के अराउंड। और इसका इंपॉर्टेंट रोल हमें पता है ना, क्लोट बनता है, तो क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लड क्लोटिंग में। दूसरा फाइब्रिन्स आ गए, तो फाइब्रिन एक तरह की एक्टिवेटेड फॉर्म है। फाइब्रिनोजन जब ये होती है इनएक्टिव फॉर्म, और जब ये एक्टिव होगा तो फाइब्रिन बन जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और फिर इनका रोल क्या होगा, क्लोटिंग वगैरह के दौरान होगा। ठीक है, किसमें, क्लोटिंग प्रोसेस में इनका रोल है। क्लोटिंग प्रोसेस में इनका जो है मेन रोल है। ठीक है, अ पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। अब ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन से ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आ गया, कि अगर एक पर्सन में एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, बट उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है बेटा, तो वो किस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करता है, किस मतलब किस ब्लड ग्रुप को। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती, ए, बी, ओ या ए बी। तो बेटा इसमें जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। ठीक है, और ओ में उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर ऑफ मैन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर ऑफ मैन मतलब उच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होती है जब हम ऐसे सांस ली, ये तो इनहेल किया, जब हम छोड़ते हैं बाहर को, एक्सहेल करते हैं, तो इसमें इस एयर में कितनी परसेंट जो है वो ऑक्सीजन होती है बेटा, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, क्या वो 4% है, क्या वो 10% है, क्या वो 20% है, या 16? तो आंसर है 16% इज द राइट आंसर। ठीक है, जो इनहेल हम करते हैं ना एयर, उस वो तो एटमॉस्फेयर से लिया, और एटमॉस्फेयर में तो 21% ऑक्सीजन होती है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेल की एयर है बेटा, एक्सेल एयर, उसमें अराउंड 60% ही बचती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है, वाई रीजन आता है, बाय क्योंकि हमारे अंदर गई जब, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हुई ना, तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ना कुछ, तो बॉडी एब्जॉर्ब सम ऑफ इट। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इसकी तरह से निकाल देती है उसमें। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ, ये कल भी था, ये क्वेश्चन कल भी था, कि पेस मेकर का रोल क्या है, तो वो है कि इनिशिएट करना, हार्ट बीट को शुरू करना। ठीक है, क्योंकि हमारे नेचुरली क्या है, जो साइनोएस्ट्रियल नोड है, एसए नोड, वो एक्ट करती है एज ए नेचुरल पेस मेकर। तो वो स्टार्ट इनिशिएट करती है हार्ट बीट को, कैसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करवा के, जो बाद में हार्ट के मसल्स में फैल जाते हैं और हार्ट बीट को शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब नेचुरली ऐसे नोड, नेचुरल पेसमेकर जो है वो काम करना जब बंद कर देता है, तो हमने कहा था आर्टिफिशियल डिवाइसेस भी आजकल आ गए, आर्टिफिशियल पेसमेकर्स, जो कि मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो इनिशिएट कर सके हार्ट बीट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। निम्नलिखित में से, कहते हैं निम्नलिखित जो अंग है उनमें से कौन सा ऐसा अंग है जिसको हम एक तरह का ब्लड बैंक, रक्त बैंक के समान जो है हम उसको बुला सकते हैं, उसको कहा जा सकता है उसको रक्त बैंक। ठीक है, तो बेटा इसमें से ऑप्शन ए हार्ट, बी लीवर, सी स्प्लीन एंड डी लंग्स, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकती है इसके लिए। तो बेटा सी इज द राइट आंसर। इसको हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहते थे ना, क्योंकि ये एक तरह का स्टोर करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, स्पेशली उनमें से कौन सा, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, स्पेशली आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स जो है ना बेटा, वो जो है इनमें काफी पर्टिकुलर अमाउंट जो है, स्पेसिफिक अमाउंट की स्प्लीन में प्रेजेंट होती है। और इसको उसके बाद जो कि ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, कैन बी रिलीज्ड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके रिस्पॉन्स में,
इमरजेंसी के रिस्पॉन्स में, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वो जो रिजर्व है अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑल, वो ये क्या कर सकते हैं उसको दे सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ नीड। ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी की कंडीशन जैसे कि सेवियर ब्लीडिंग, सेवियर ब्लीडिंग, और या फिर सडन कोई क्या हो गया, एग्जर्शन हो गई है। ठीक है, चीर फाड़ हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई उसके कारण। ठीक है, स्प्लीन को कहते हैं। दूसरा ये क्या करता है बेटा, ये डैमेज या ओल्ड सेल्स को भी फिल्टर आउट कर देता है। ओल्ड सेल्स जो होते हैं उनको भी फिल्टर आउट, रेड ब्लड सेल्स जो होंगे अब नॉर्मल डैमेज या कुछ भी उनको भी फिल्टर आउट कर देगा। और ये वाइट हाउस ब्लड सेल्स को भी, उसका भी हाउस होता ही है, किसका, वाइट ब्लड सेल्स का। मतलब इसमें डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं जो हमें पता ऑब्वियसली इम्यूनिटी देते हैं, हमें इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं, है ना, इम्यूनिटी देते हैं। तो इसलिए इसको एक तरह का, देखो कितने सारे ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड बैंक एक तरह का कहा जाता है। ओके जी। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ये हमने कर लिया हो, ये भी क्वेश्चन कल का, इसको भी काटते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिसका आंसर लिवर एंड स्प्लीन था। हाँ, उसके बाद आता है जाइमोजन, जाइमोजन ऑफ, जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं भाई, जाइमोजन जो है, जठ ग्रंथियां की जाइमोजन कोशिकाएं स्थगित करती हैं, क्या स्थगित करती हैं अपने में से, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो उसमें कहते हैं क्या, पेप्सिनोजन, या फिर पेप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन, क्या करती हैं, तो बेटा ये पेप्सिनो आंसर आएगा आपको कि मैम पेप्सिन और पेप्सिनोजन, तो मेन तो पेप्सिन पहले, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं ना जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और उसको बाद में एक्टिव एक्टिव बनाया जाता है पेप्सिन, उसको बाद में क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है पेप्सिन। ठीक है, तो वैसे भी पेट का, गैस्ट्रिक स्टमक का आ गया तो स्टमक में तो पेप्सिन होता है रिलीज, ना कि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, बाद में एचसीएल उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। ठीक है, उसके बाद अब आ गया, विच पेयर करेक्टली मैचेस एन एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स प्राइमरी हार्मोन प्रोडक्ट एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। निम्नलिखित में से कैसे, कौन सा ऐसा मतलब क्या कह सकते, सही मैच है एक एंडोक्राइन ग्लैंड का अपने मेन हार्मोन के साथ और उसके फंक्शन के साथ। ठीक है, मतलब पहले आएगा ग्लैंड, फिर उसका हार्मोन, फिर उसका फंक्शन आएगा, तो हमने देखना है कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला देखते हैं हम, एड्रीनल ग्लैंड, क्या आ गया, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड कोर्टिसोल रिलीज करता है जो लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, ये तो ठीक है कि कोर्टिसोल है, लेकिन ये लोअर नहीं, ये रेज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ना कि, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, तो यार ये कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, यस, लेकिन कैल्सिटोनिन क्या रेज करता है, ये उल्टे लिख दिए हैं, ये लोअर करता है। हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है, लेकिन कॉर्टिसोल अल्टीमेटली स्ट्रेस टाइप कंडीशन एक तरह की वैसा क्रिएट में, तो ये रेज कर देता है ब्लड शुगर लेवल को। ऑन द अदर हैंड जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है जो लोअर करता है हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को, क्या करता है, लोअर करता है। उसके बाद कैसे वैसे, जो बोन पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है ना, रिजॉर्प्शन कैल्शियम की, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, ताकि लोअर हो जाए ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास ग्लूकागोन और इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन उनमें से बिल्कुल ठीक है, और रेज करता ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों भला, क्योंकि ग्लूकागोन कब आता था कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जब हमें जरूरत है अब कम हो रही है, तो ये ग्लूकागोन एक्ट करेगा इस पे ग्लाइकोजन में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो ग्लूकोज एडअप हो गया ना हमारे ब्लड में, तो उसका लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, लास्ट है, तो ऑप्शन वैसे तो सी आंसर है, हमें पता लग गया तीनों चीजें, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड हार्मोन ये लोअर नहीं करता, ये रेज करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है पैराथायरॉइड जो है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन, ये हार्मोन से रिलेटेड आ गया अब क्वेश्चन ना, तो विच हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है जिसको बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन पोस्टीरियर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड वो रिलीज करता है, तो ये है ऑक्सीटोसिन, जिसको एक तरह का सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इसको एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। नो नो, सॉरी सॉरी,
ये तो मैंने गलत बोल दिया, मेरे दिमाग में वैसोप्रेसिन आ रहा था। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे दो बनते हैं, एक तो बनता है ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, उसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्या है, पोस्टीरियर ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ऑक्सीटोसिन का प्रेगनेंसी मेंटेन करने में या सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ठीक है, दूसरा अब आ गया। ओके, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन विद विद इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कहते हैं ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जरूरी है ताकि वो जो पैनक्रियास से ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में आई है उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो बेटा इसमें एग्जाम्पल जो है ना, मतलब ऑप्शंस जो हैं वो हैं, एक तो है आपके सामने पेप्सिन, एक है पेप्सिन, एक है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन तो खुद आ रही है, थोड़ी करेगा ट्रिप्सिन को, ये नहीं, पेप्सिन तो पेट में होता है। अमाइलेज तो हमारे पैनक्रियाटिक अमाइलेज या इंटेस्टाइनल हो सकता है, लेकिन जो एज एंटीरोकाइनेज एंटीरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं, ये एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो एंटीरोकाइनेज है ये एक तरह का प्रोटीन वाला प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज है जो जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या है, शुरू वाला जो स्टार्टिंग पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूोडेनम। ठीक है, शुरू वाला, शुरू शुरू का जो स्टार्टिंग का तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है उसका, ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम रिलीज करता है ये एंटीरोकाइनेज, जो क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सोलुबल विटामिन। डेफिशिएंसी किसकी, वाटर सोलुबल विटामिन की, क्या करती है, एक कंडीशन कर देती है करेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया पेलेग्रा जिसको कहते हैं हम ये प्रॉब्लम को। तो कहते हैं कि जब विटामिन वाटर सोलुबल कोई विटामिन है, हमें वो पर्टिकुलर B12 या कुछ ऐसे हमने नहीं दिया, बस नाम बोल दिया, एक ऐसा वाटर सोलुबल विटामिन है जो, उसकी कमी से क्या होता है बेटा, एक कंडीशन होती है जिसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन कंडीशन, डायरिया, पेट खराब हो जाना, डिमेंशिया हो गया। तो बेटा ये जो है ये क्या है, वाटर सोलुबल जो है वो है, बी और सी वाले होते हैं ये तो हमें पता, बाकी ए डी ई के वो फैट सोलुबल है। लेकिन इनमें से भी फैट सोलुबल जो है, ये है वाटर सोलुबल, बी की टाइप्स और सी की। फैट सोलुबल में आता है ए, डी, ई, के, ये फैट सोलुबल है विटामिन। तो इसमें आंसर नियासिन, पहले नियासिन, विटामिन B3 जिसका नाम नियासिन है, इसकी कमी से पेलिग्रा बीमारी होती है जिसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है अब enzymes that catalyze enzymes that catalyze the cleavage of bonds such as कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड को जो तोड़ने में हेल्प करता है, कैसे, बाय एलिमिनेशन, या तो बाहर निकाल दे या डबल बॉन्ड को छोड़ दे बिना हाइड्रोलिसिस के और ऑक्सीडेशन के, बिलोंग्स टू विच ग्रुप, बाय एलिमिनेशन, लीविंग, एलिमिनेशन के तरीके से जो क्लीव करता है कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड्स को वो एंजाइम, और पीछे क्या डबल बॉन्ड्स छोड़ देता है, लिविंग डबल बॉन्ड्स विदाउट हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन किए, जो डबल बॉन्ड बन जाए पीछे, उसको क्या कहते हैं, क्या वो हाइड्रोलिसिस एंजाइम है, क्या वो लाइसिस एंजाइम है, क्या आइसोमरेज है या लाइगेजेज है। तो बेटा इसका जो आंसर है ना बेटा वो है लाइगेजेज, क्योंकि अगर देखो जब क्लीव की ऑप्शन आना है और नहीं भी तो हाइड्रोलेज के सबसे ऊपर लाइगेजेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को तोड़ के किसी और तरीके से, उन्होंने कहा ना विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, तो ये वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को छोड़ के, ठीक है, किसी और तरीके से जो है बॉन्ड्स को क्लीव करता है। ठीक है, और जिससे एक नई डबल बॉन्ड बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइजेस, क्या होते हैं, लाइजेस।
अब आता है ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, द रैपिड चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्राइमली कॉज्ड बाय द, ये आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं। तो नहीं नहीं, ये डीपोलराइजेशन, हाँ रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऐसा कुछ होता है। जब इम्पल्स वगैरह ऐसे कुछ है ना, मैसेजेस भी होते हैं ट्रांसपोर्ट, तो जब कहते डीपोलराइजेशन फेज चल रहा होता है, कौन सा डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन से उल्टा कर दिया, जब बाहर मतलब मान लो आप एक तरह का ऑपोजिट चार्ज आ गया जो पहले था उससे, और अंदर ऑपोजिट आ गया। ठीक है, तो ये कैसे होता है? क्या इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से, क्या इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन से, या इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अंदर जो है ना सोडियम आयंस जब ज्यादा आने लग पड़ते हैं तो उससे डिपोलराइजेशन हो जाती है। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस के अंदर आने से डिपोलराइजेशन के दौरान जो है रैपिड चेंज होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का जो डिपोलराइजेशन टाइम चल रहा होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना, वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज चेंज होने से सोडियम चैनल ठीक ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, चेंज इन वोल्टेज आने से जिनका चेंज होता है काम। तो ये जो है ओपन कर जाते हैं, जैसे वोल्टेज चेंज होती है ये वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं सोडियम के वो रैपिडली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों? क्योंकि कहते कंसंट्रेशन जो है अब, क्योंकि जिसके कारण सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो हायर होगी अब, हायर है आउटसाइड द सेल। इसलिए देखो ना, अब हमें पता है मोर से लेस की तरफ जाना होता है, और हमें पता है सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है आउटसाइड से, इसलिए वो अंदर आना शुरू हो जाएगा इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, रश इनटू द सेल, इसलिए वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा अंदर कम है सेल के। ठीक है, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव अंदर आ रहा है, मेम्ब्रेन को अंदर आएगा तो अंदर वाली को लेस नेगेटिव बना देगा, मोर पॉजिटिव बना देगा, लेस नेगेटिव बना देगा अंदर वाली को। और पॉजिटिव ज्यादा कर रहा है, पॉजिटिव ऐड हो ही जा रहा है, जिससे वो लेस नेगेटिव बन गई। तो इससे क्या हो गया, जब एक्शन पोटेंशियल में चेंज आ गया, चार्ज में चेंज आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये चेंजेस हो गए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बदल गए, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, जिससे हो जाती है, क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स एन एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम ट्रेवलिंग बैकवर्ड अलोंग एन एक्सॉन। जब हमें पता है अब एक जब स्टिमुलस मिलता है, नई डेंड्राइट्स को जब एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उसको पास ऑन करता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करके तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में या एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आगे को सिग्नल की फॉर्म में भेज देती है अपने एक्सोन पार्ट से। एक्सोन से पास ऑन होता हुआ एंड में वो नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, और वहां से आगे फिर एक नए न्यूरॉन के डेंड्राइट को, तो ऐसे जो है सिलसिला चलता रहता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या चीज प्रिवेंट करती है उस एक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल जा रहा है एक्सोन में से, उसको वापस बैकवर्ड जाने से, कि वो सीधा सीधा आगे ही चलता रहता है, क्यों पीछे नहीं मुड़ता? इसका आंसर है, क्या वो माइलिन कहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, सॉल्टरी कंडीशन, या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बेटा इसका बी ऑप्शन है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते क्या होता है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जा रहा होता है, ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है ना वो ओपन कर जाते हैं, और ओपन करके क्विकली क्या बन जाते हैं, उसके बाद क्विकली इनएक्टिव भी हो जाते हैं। इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के कारण जो इस दौरान हुआ, ये चैनल्स जो है ना ये रीओपन नहीं हो पाते फिर से, जितना मर्जी स्टिमुलस दे दो। ठीक है, अब बिकॉज सेक्शन एक्सोन जो है उन्होंने तो अभी जो एक्सोन जिस सेक्शन को उन्होंने अभी शुरू कर दिया वो तो रिकवर कर रहा है, और अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, जिसके कारण जो इम्पल्स है ना बेटा उसको फोर्स किया जाता है वो आगे आगे ही जाए नेक्स्ट सेगमेंट में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पीछे ना जाए, क्योंकि उतना हिस्सा जो है वो जल्दी से ओपन हो या जल्दी से बंद हो, उतना हिस्सा तो अनरिस्पॉन्सिव जिसमें चला गया, फिर वो आगे के आगे पास ऑन होता रहता है ताकि पीछे ना जाए, क्योंकि पिछला पिछला हिस्सा जो है वो अनरिस्पॉन्सिव बनता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना, तो वो इकट्ठे से पूरे में नहीं हो जाती, थोड़े थोड़े करके इतने में हुई, फिर उतने में आगे वाला जो स्टिमुलस पकड़ लेता है, पीछे वाला फिर अनरिस्पॉन्सिव बन जाता है, तो ऐसे ऐसे होता रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रीडोमिनेंटली यूरिकोटेलिक, तो हमने कल भी कहा कि यूरियो हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया, ये कौन कौन है इनमें से अगर हमने करना हो? तो यूरिकोटेलिक में बोनीफिशियस आएगा, एक्वाटिक एम्फीबियंस, मैमल्स तो नहीं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस,
बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स। बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स बेटा। मरीन इन्वर्टेब्रेट्स भी जो हैं, हाँ, जो मैमल्स वगैरह हैं बेटा, वो तो क्या कहते हैं हम लोग, यूरियोटेलिक हैं। फिर ये एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए। फिशेस, ये बोनी फिशेस जो है, ये तो अमोनो है, अमोनोटेलिक, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैमल्स हो गए। मैमल्स, एम्फीबियंस तो हैं लेकिन मैमल्स नहीं है, हम तो यूरियोटेलिक हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों है, ऑप्शन बी इज द, सी इज द राइट आंसर, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन इन द मैमेलियन किडनी इज। तो कहते हैं मेन जो ड्राइविंग फोर्स है बेटा किसमें, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन में मैमेलियन किडनी में, वो क्या है? क्या वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है? क्या वो ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है? क्या वो ग्लोमरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है? या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बायपोडोसाइट्स है? तो बेटिया, इससे पहले पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, वोमन कैप्सूल ना एक रीजन होता है जिसमें फिर आगे पाइप से निकल पड़ती है ऐसे, तो उसमें ना ये ऐसे नेटवर्क होता है ऐसे पूरा, जैसे छननी नहीं होती नेट की, मैश पूरी वैसे टाइप की, ब्लड आया इसमें से पास किया और वो फिल्टर हो गया ना। जैसे चाय को हम चाय पत्ती की छन्नी में पहले पोर करके उसको फिल्टर करते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है ग्लास में या किसी और बर्तन में, तो वो छन्नी का काम ये करता है। तो ये जब ये ग्लोमरुलर, इसको कहते हैं ग्लोमरुलस, ग्लो ग्लोमरुलस, और इससे फिल्ट्रेशन को ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो मैमल्स की किडनी में ही होती है। तो मेन इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है? कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या होता है? कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, ये फोर्स करती है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है इसको फोर्स करता है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, उसके बाद है, आप कहोगे कि मैम ग्लोमरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है ना? तो बेटा ये क्या होता है, ये एक तरह का ब्लड प्रेशर है जो ग्लोमरुलर के अंदर जो कैपिलरीज है ना उनके अंदर है, तो इसलिए तो ग्लोमरुलर कैपिलरी आया ना वर्ड। तो ग्लोमरुलर के अंदर जो कैपिलरी है, उस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है जब वो फ्लो करता है उसको कहते हैं, उस प्रेशर के कारण ही जो है, वही प्रेशर उसको आगे बढ़ाता है कि वो क्या हो, फिल्ट्रेशन कर पाए मेमोरियल किडनी में। ठीक है। ये जो हायर होता है, ये किससे हायर होता है ये प्रेशर? हायर देन इन अदर कैपिलरीज, दूसरी कैपिलरीज से ज्यादा हायर होता है ये इसमें। ठीक है। देन इन अदर एफरेंट, जिससे आ रही है ना, वो जिस जो लेके आ रही है, उसमें उसके कंपैरेटिवली ग्लोमेरुलर में प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए जो है हाई प्रेशर है। तो जिसके कारण एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो वाइडर होता है देन द इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है जो पुश करता है वाटर को और सोल्यूट पार्टिकल्स को कि वो ब्लड में से निकल के बोमेन कैप्सूल में आ जाए। ठीक है। ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, आपको जितना समझ आया। चलिए, उसके बाद आगे है एडीएच। हमें पता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं हम। तो ये एक एंटी है, एंटी मतलब ऑपोजिट, डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब ये इसका मेन भी रोल है कि वाटर जो लॉस है वो ज्यादा ना हो बॉडी में से। ठीक है। तो इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन द मैमिलियन किडनी बाय इंसर्टिंग एक्वापोरिन्स इनटू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द डैश। अब देखिए बेटा, किडनी में हमें पता है फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, किडनी में ब्लड फिल्टर करता है। क्या करता है? हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर करके ये क्या करते हैं, यूरिन बनता है ना हमारा एंड प्रोडक्ट जो है, जिसमें से इसके दौरान वेस्ट वगैरह निकलता है बाहर। तो वाटर भी बहुत सारा ना, बहुत पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड जो है वो किडनी में पास ऑन हो रहा होता है ना बेटा। तो पास ऑन होते होते हमारी ब्लड में अराउंड 80-90%, तो बेटा 70-80% तो वाटर ही है, तो सारा वाटर थोड़ी निकल जाएगा। तो वाटर की क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन। ज्यादा से ज्यादा 80-90%, 95% पानी की तो रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है फिर से। तो इससे जो तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक, जिसे और क्या कहते हैं, वैसो प्रेसिन हार्मोन। ठीक है, सेम एडीएच का ही नाम है। तो ये क्या कर देगा, ये रेगुलेट करता है वाटर के बैलेंस को, ये वाटर को मेंटेन करके रखता है, वाटर बैलेंस को। क्या करवा के बेटा, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, लास्ट पार्ट बचता है नेफ्रॉन का, जो एक नेफ्रॉन का अगर आप देखो, ये बोमेन कैप्सूल, फिर उसके बाद यहाँ आता है, तो ये ऐसे ऐसे होके फिर ये ऐसे लूप सा कुछ आता है, लूप के बाद ये पीसीटी, ये डीसीटी, और उसके बाद ये आ जाती है मेन
कोलेक्टिंग डक्ट। तो लास्ट पार्ट जो बचता है हर नेफ्रॉन का, कोलेक्टिंग डक्ट, तो उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ये। परमिएबिलिटी मतलब आना जाना, उसमें से एब्जॉर्ब होना या एक्सक्रीट होना उसको। ठीक है, और डिस्टल कोलेक्टिंग डक्ट की और डीसीटी की भी लास्ट वाले ये रीजन की भी थोड़ी बहुत कह लो कर देता है। अब जिससे क्या होगा ना, वाटर चैनल्स जो होंगे ना उसके, और ये इसको कैसे अचीव करता है, वो उसमें जो वाटर चैनल्स है ना, वहां जो वाटर चैनल्स है उनको ट्रिगर कर देता है, इंसर्ट कर देता है उनमें, उनको इंसर्ट कहाँ कर देता है उसमें, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में। ठीक है, और एक्वापोरिन्स वगैरह इंसर्ट करवा देता है उनमें। ठीक है, इंसर्ट एक्वापोरिन्स कह लो, कि कलेक्टिंग डक्ट में फिर वो क्या करता है, एक्वापोरिन्स को इंसर्ट करवा देता है, जिसके कारण क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाए। तो ये किस में हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। किस में हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है बेटा, ये किस में हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जो मैमिलियन किडनी जो है उसमें जो है किस पार्ट में एक्वापोरिन्स को इंसर्ट किया जाता है, तो वो है कलेक्टिंग डक्ट में इंसर्ट किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए। और ये काम कौन करवाता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so next question has sensory neurons that reside in the dorsal root ganglia of spinal nerves possessing a single axon that divides into two chambers are morphologically classified as। बेटा क्वेश्चन है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे स्पाइनल नर्व जो है उसके रूट गैंग्लिया के डोर्सल साइड पे जो है, और उनमें एक सिंगल एक्सॉन होता है जो डिवाइड कर जाता है आगे जाके दो ब्रांचेस में। ऐसा सेंसरी न्यूरॉन्स जो किसमें प्रेजेंट है, स्पाइनल नर्व्स की डोर्सल रूट गैंग्लिया में। इनको बाहर से देख के मॉर्फोलॉजिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो क्या उनको मल्टीपोलर कहा जाता है, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, या एनऑक्सीजेनिक। तो बेटा ये पहले तो क्या थे, एक एक्सोन था, तो एक एक ऐसे बाहर बाद में जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है उनका एक्सोन। तो ये क्या है, देखने में एक लेकिन है दो, ऐसे ऐसे सूडो यूनिपोलर, कि नकली जो है यूनिपोलर है, सूडो यूनिपोलर दिस। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone acts as to increase both heart rate and ventricular contraction या contractibility during stress। जब आपने कभी नोटिस किया हो, हमें स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा, जब हम चिंता एंजाइटी ऐसा कुछ भी, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और कहते हैं, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो तब एक्ट करता है स्ट्रेस की कंडीशन में कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाए और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टी वेंट्रिकल जो है हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल्स, तो क्या होगा, पंप होगा ब्लड ज्यादा से ज्यादा एट्रियम में, फिर एट्रियम से हर बॉडी के ऑर्गन तक जाके टिश्यू से सेल में पहुंचेगा। तो एक तरह का हमें ऑक्सीजन ज्यादा, तब ये हार्ट रेट बढ़ना एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन होती है, रेस्क्यू होता है हमारी बॉडी का एक तरह से। तो कौन सा हार्मोन है जो ऐसे करता है, तो अगर नहीं भी हमें आता होता तो हमें पता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, स्ट्रेस के टाइम पे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज करते हैं। तो एपिनेफ्रिन इज द राइट आंसर। और इन्हें क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और हॉर्मोन्स कहा जाता है इन्हें। स्ट्रेस के दौरान जो हमारा एड्रिनल मेडुला है, रीजन एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला जो है वो रिप्रेजेंट रिलीज करता है बेटा इसको, एपिनेफ्रिन को। ठीक है, और इसको एड्रिनलिन भी कहते हैं एक तरह से, एड्रिनलिन। ठीक है, और जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा हमारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक इंडिविजुअल, इफ एन इंडिविजुअल हैज ए हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में अगर किसी इंडिविजुअल की 75, एवरेज है कि 75 बार जो है हार्ट 75 टाइम्स बीट करता है, एंड एक स्ट्रोक वॉल्यूम है उसकी 70 मिलीलीटर, तो उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो इसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला जो है वो है हार्ट रेट, कितना उसका मतलब कितना पर मिनट हार्ट बीट करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम। तभी तो हमें दोनों चीजें दी हैं। तो हार्ट रेट कितना है, 75, इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम है मिलीलीटर में 70, तो ये आ गया 5250 मिलीलीटर पर मिनट।
ठीक है। उसके बाद फाइनल में जो होगा, एक मिनट, इनमें से मिलीलीटर में तो जीरो आ रहा है, तो हम ये भी कर सकते थे कि मिलीलीटर में तो जीरो आ रहा है, ये नहीं है तो बचा फिर फाइव भी ही, पर इसको कैसे इसमें चेंज करें, ये है क्योंकि लीटर में अगर करना है इसको तो हम 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 5.250, लिखो या ना लिखो, लीटर पर मिनट। तो बी ऑप्शन जो है ना बेटा, वो राइट आंसर है। ठीक है, इजी था। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आता है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल आर ऑल फोर हार्ट वाल्व्स क्लोज्ड वाइल वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस। कहते हैं वो कौन सा फेज होता है कार्डियक साइकिल का, जब चारों के चारों हार्ट के जो वाल्व्स हैं, सेमिलुनार वाल्व्स या कुछ भी, वो सब बंद होते हैं, चार वाल्व्स जो होते हैं, और जो वेंट्रिकुलर का प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, वाइल वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस। तो क्या वो सॉरी, आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, क्या वो वेंट्रिकुलर इजेक्शन है, क्या वो आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन है बेटा, या वो एट्रियल सिस्टोल है। तो बेटा ऐसी कंडीशन जिसमें एट द सेम टाइम चारों के चारों वाल्व जो है वो क्लोज है, उसको आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि देखो उन्होंने कहा वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो प्रेशर तो इंक्रीज तभी होगा जब एरिया कम होगा, सिकुड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ही होनी थी, तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें है। ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या होता है, और वाल्व कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बंद ही होंगे, क्लोज ही होंगे, सो दैट कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए। तो बेटा इसमें क्या होता है, इस फेज के दौरान जो वेंट्रिकल्स है ना बेटा, वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसके कारण जो है ना प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अब क्या होगा, जो एवी वाल्व है, ठीक है, एवी वाल्व जो है ट्राइकस्पिड हो गए, मिट्रल हो गए, ये शट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो सेमिलुनार वाल्व है वो अभी भी वो तो पहले से ही क्या है, सेमिनल वाल्व्स जो है एओर्टिक और पल्मोनरी, तो वो पहले ही अभी तक ओपन ही नहीं हुए, हैवंट ओपन येट, वो भी क्लोज ही होते हैं, क्लोज है, वो थे ही क्लोज, क्लोज ही थे, तो वो रहेंगे। दूसरा, वो तो क्लोज ही थे, क्लोज ही रहेंगे वो दो, तो दूसरा प्रेशर बढ़ने के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए वेंट्रिकल्स, उसके कारण प्रेशर बढ़ा, उसके कारण जो ईवी वाल्व्स ओपन थे वो भी शट हो गए, तो सारे हो गए। ठीक है ना। और दूसरा प्रेशर, क्योंकि हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक क्लोज सिस्टम बन गया है, तो बेटा पूरा क्लोज सिस्टम, उसके अंदर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहा है, तो प्रेशर, सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा टंग में, है ना, तो जिसके कारण क्या है, ब्लड को बाहर जाने की कोई जगह तो बची नहीं, नो एस्केप, क्लोज सिस्टम है, और कॉन्ट्रैक्ट हो ही जा रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अंदर हाई प्रेशर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। ठीक है। और वॉल्यूम जो है, आइसोवोल्यूमेट्रिक इसलिए कहा क्योंकि वॉल्यूम जो है ब्लड की वो तो कांस्टेंट ही रही ना हर टाइम, जो हार्ट में होती है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, जिसकी जितनी उसके अंदर थी वो तो उतनी रहेगी ना, इसलिए आइसोवोल्यूमेट्रिक, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद आता है, अ न्यूरोजेनिक हार्ट differs from a myogenic heart because the impulse for contraction originates from, कहते हैं जो न्यूरोजेनिक हार्ट है वो मयोजेनिक हार्ट से डिफर करता है, अलग है, क्यों, क्योंकि जो इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसमें जनरेट होती है वो दोनों में डिफरेंट, क्योंकि न्यूरोजेनिक में जो इम्पल्स जनरेट होती है, सिग्नल निकलता है जो आगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो बेटा ये ऑप्शन है मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से, बी है एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया से, सी है साइनोएट्रियल नोड, और डी है परकिंजे फाइबर्स। तो बेटा ये न्यूरोजेनिक है ना, इसलिए न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, जिसमें जो इम्पल्स है कॉन्ट्रैक्शन की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया से, इसलिए तो न्यूरो वर्ड आया ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है ना, ब्रेन कंट्रोल के रिलेटेड। तो एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लिया है उसको, नर्वस, इसको क्या होता है कि न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है ना बेटा, उसको क्या जरूरत होती है कि उसको जो स्टिमुलस मिल रहा है, उसको स्टिमुलस जो है वो कहाँ से चाहिए, बाहर से, नर्वस सिस्टम से चाहिए, ताकि वो क्या करे, हार्ट बीट करे। ठीक है। और ये जो है, ये जो फिर इसलिए इसके लिए जो है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है कॉन्ट्रैक्शन, वो है नर्व, नर्व सिस्टम का जो नर्व गैंग्लियन है जो कि हार्ट के जो है पास ही होता है, वहां से इसको मिलती है। नर्व गैंग्लियंस जो हार्ट के पास ही प्रेजेंट होते हैं, वहां से इनको इम्पल्स मिलती है, जिससे हार्ट को आगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज मिलता है। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स, कौन से ऐसे एनिमल ग्रुप्स हैं बेटा जो टिपिकली पोजेस करते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद एन इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब बेटा इन कहते कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होता है, क्या कह सकते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से एनिमल ग्रुप हैं जिनमें बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, इनकम्प्लीट सेप्टम होगा उनके बीच में, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो एक जो सेप्टम बना वो इनकम्प्लीट होगा, पूरा नहीं बना होगा, तभी तो वो थ्री है, थ्री चैम्बर्ड है, ऊपर वाले दो डिस्टिंग्विश्ड और नीचे वाला इनकम्प्लीट सेप्टम है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मैमल्स में तो फोर चैम्बर्ड है बेटा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिशेस में टू चैम्बर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है एम्फीबियंस में, नहीं, क्योंकि इनमें भी थ्री चैम्बर्ड होता है, लेकिन इनमें जो है इनमें भी थ्री चैम्बर्ड ही होता है बेटा, लेकिन बाहर, और रेप्टाइल्स में भी थ्री होता है, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। एम्फीबियंस में थ्री है, लेकिन बेटा इनमें जो है सिंगल वेंट्रिकल है, इसमें मतलब ऐसा हो गया कि ये एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेकिन उसमें क्या होगा, एट्रियम ही है, लेकिन इसमें जो है ना ये अभी इनकम्प्लीट सा बना है, टाइप थोड़े की मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट सा बना है। तो ये सबसे बेसिक पहले सिंगल वेंट्रिकल वाला, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या आ गया कि इनकम्प्लीट सेप्टम आ गया इनके बीच में, ठीक है, जो क्या करता है डिवाइड तो करता है, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता, कंप्लीटली नहीं करता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिवाइड सेपरेट करके रखता है, लेकिन थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है, तो रिप्टाइल्स आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी रिप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्योंकि क्रोकोडाइल्स में क्या है बेटा, क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल में मैमल्स की तरह। उसके बाद है डक्ट ऑफ विर्सिंग इज एसोसिएटेड विद, विर्सिंग की वाहिनी संबंधित है, किसके संबंधित है, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, सैलिवरी ग्लैंड से, या फिर यूरिथ्रा से, पित्ताशय, अग्नाशय, लार ग्रंथि या मूत्र मार्ग, ठीक है, किससे, जो डक्टो विर्सिंग किसका पार्ट है, मतलब एक तरीका हम कह सकते हैं किसमें होता है, ये किससे एसोसिएटेड है, तो बेटा ये पैनक्रियास से एसोसिएटेड है, अंगाशय, अंगाशय से। तो ये जो डक्टो विर्संग है ना बेटा, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, ये क्या है, मेन है बेटा, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, ये ज्वाइन करेगी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ना बेटा, कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करेगी, को इट ज्वाइंस द कॉमन बाइल डक्ट, ओके, ताकि ये क्या बना सके, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर जो आगे क्या करता है, पैनक्रियाटिक, जिसमें पैनक्रियाटिक जूस ड्रेन होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस को डिओडनम में लेके जाता है, एम्पुला वेटर, वेटर बनाता है जो पैनक्रियाटिक जूस को किस में डालता है, डिओडेनम में, जो कि शुरू वाला हिस्सा, स्टार्टिंग रीजन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो हेल्प करेगा पैनक्रियाटिक जूस किस में, डाइजेशन में, ठीक है। जितनी भी बाइल डक्ट्स आ रही हैं उन सबको ज्वाइन करेगा, कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करके आगे क्या बनाएगा, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, कौन, डक्ट ऑफ विल्सन, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। उसके बाद आता है डायास्टीमा, बेटा डायास्टीमा क्या अपने आप में, डायास्टीमा ना ये टीथ के रिलेटेड है, तो कईयों में हम देखते हैं कि दो आगे वाले जो हमारे दांत होते हैं, ऊपर वाला लेफ्ट साइड का कैनाइन और राइट साइड का, सॉरी इंसाइजर्स जो है, दोनों दोनों लेफ्ट राइट साइड के ऊपर वाले के, या कई बार हम देखते हैं दो दानों के बीच के तो गैप होता है, ये क्या होता है, गैप, दो या दो से ज्यादा टीथ के बीच का हमारे जो गैप्स होते हैं ना, जैसे कईयों के सामने वाले दो में भी होते हैं या और कई दांतों में भी जुड़े नहीं होते, गैप होता है, उसको डायस्टीमा कहते हैं। तो ये क्या है, गैप बिटवीन टीथ, दांतों के बीच के गैप को हम डायस्टीमा कहते हैं बेटा, खाली स्थान, गैप। और ये ऑफन जो है ह्यूमंस में होते हैं, और आजकल अगर अगर आपने देखा हो तो लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज, मतलब इसके टीथ की सर्जरी कंसर्न्स देता है ना उन्हें, ठीक है। उसके बाद है बेटा, वो तो कहीं भी कोई भी वाले दांतों में बेटा ये हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो है ना, इससे फ्रंट के टू टीथ जो है ना, इनमें ज्यादा कॉमनली देखा जाता है डायस्टीमा को, गैप मतलब। उसके बाद आ गया, अब जो कलर है, कलर आरबीसी का जो है रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया बेटा, कि जो कलर है रेड ब्लड सेल्स का वो रेड होता है, वो क्यों दिखता है, ब्लड हमारा रेड दिखता है आरबीसी के कारण, तो वो रेड कलर क्यों है, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है किसके कारण, कैल्शियम आयन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन,
पोटाशियम आयन की उपस्थिति, फेरिक लोहे आयन की, या फिर सबकी। तो बेटा इसमें जो आंसर है ना, इतना तो पहले हमें पता है बेटा कि हम कहते हैं रेड कलर क्या है, और स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड क्यों होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीम क्या होता है इसमें, ये आयरन रिच प्रोटीन होता है। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीम मतलब आयरन, और ये क्या है अपने आप में आयरन रिच प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली आयरन आ गया। आयरन आ गया तो फेरस आयंस की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है, फेरिक आयन जो है उसकी प्रेजेंस के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना बेटा, वो फेरिक आयंस का ही बना है। और इनका बनके जो है हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन ही जो है रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के कारण। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम जल्दी जल्दी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कम कर पाए, इसमें समझाना कम है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ब्रूनर ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ पे बेटा, डिओडेनम में, इसोफेगस में, लीवर में, या स्टमक में। इसोफेगस मतलब ग्रास नली में, यकृत लीवर में, आमाशय मतलब स्टमक, डिओडेनम या ग्रहणी में। तो बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो है ना ये पाया जाता है डिओडेनम, डी ऑप्शन। डिओडेनम में जो है वो ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाया जाता है, जो उसकी सब डिओडेनम की जो सब म्यूकोसा लाइनिंग है वहां उसमें पाया जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। और इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, तो बेटा ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा अल्कालाइन बाय कार्बोनेट रिच म्यूकस को। क्योंकि हमें पता है जो खाना पेट से आया है, जो स्टमक से आया है वो एसिडिक है, क्योंकि उसमें HCl था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो सब म्यूकोसा का ये भी कर देता है, सब म्यूकोसा भी, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज कर देता है। और जो जितने भी पैनक्रेटिक एंजाइम्स वगैरह हैं जो पैनक्रियाज जूस से मिलके आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको बेसिक अल्कलाइन कंडीशंस चाहिए। तो बाइल सॉल्ट्स और ये जो हो गया बाइकार्बोनेट आयंस जो सबकी म्यूकोसा की लाइनिंग में ब्रूनस ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है। ठीक है, क्योंकि हाईली एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस आया खाने के साथ उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और ड्यू ताकि क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन, कि ड्यूडनल लाइनिंग जो है वो बच सके। और ऑप्टिमल पीएच कर रहा है कि हमारे इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्ट करने के लिए जो पीएच चाहिए वो मेंटेन कर रहा है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज द एरिथ्रोसाइट्स डेवलप फ्रॉम, फिर से आ गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एरिथ्रोसाइट्स हैं बेटा वो कहाँ से डेवलप होते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स जो लीवर ऑन स्प्लीन से होते हैं, ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है। उसके बाद आता है डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र होता है वो हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, अति परवलाइक, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, पैराबोलिक, परवलाइक, या सिग्मोइड, अवग्रही। क्या शेप होती है जो है, जो हम बनाते हैं ना इसका हीमोग्लोबिन का जो क्या कहते हैं, तो वो एस शेप होता है ऐसे ना, उसको सिग्मोइड कर्व कह देते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, जो हीमोग्लोबिन का हम डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं वो एस शेप होता है, क्या होता है, एस शेप्ड। तो एस से सिग्मोइड, सिग्मोइड शेप कहा जाता है। और ये शेप जो है वो किसके कारण बनती है, ऐसे कहा जाता है कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग के कारण ये शेप बनती है। क्यों, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन सब यूनिट से, तो वो उसकी इन्फिनिटी को बाकी के जो सब यूनिट्स हैं उनकी इन्फिनिटी को भी ऑक्सीजन के लिए बढ़ा देता है, जिससे कर्व जो है वो ज्यादा अचानक से फिर राइज कर जाता है। पहले मान लीजिए एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का, वो बाइंड किया, एक जैसे ही बाइंड किया तो बाकियों के प्रति अफिनिटी और ज्यादा तेज होगी, तो वो ज्यादा तेजी से बाइंड कर जाएंगे, जिससे जो स्टेप ऐसे धीरे धीरे पहले अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट में अगर मायोग्लोबिन की बात करनी है हमने, किसकी, मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन में नहीं होती ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग, तो इसलिए हाइपरबोलिक जो है ये मायोग्लोबिन के लिए। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के लिए सिग्मोइड, एस शेप। ठीक है, उसके बाद देखो अब, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड। ठीक है बेटा, जो हाइपरकैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में ये शामिल नहीं है।
हाइपर कैल्सिया, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम होगा ऑब्वियसली। तो कहते हैं लॉन्ग टर्म, जब ज्यादातर हम लंबे टाइम से हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम को मेंटेन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए? बाइफॉस्फेट्स नहीं होने चाहिए, हाइड्रेशन, कैल्सीटोनिन या लूप डायूरेटिक्स। तो बेटा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में जो है, पहले तो हम कहें बाइफॉस्फेट्स, तो ये तो फर्स्ट लाइन है ट्रीटमेंट की। हाइपर कैल्शियम के लिए, कैल्सीमिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लॉन्ग टर्म हाइपर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये किसको इनहिबिट करता है? बाइफोस्फेट्स इनहिबिट करते हैं बेटा ऑस्टियोक्लास्ट को, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, जिससे जो कैल्शियम का लेवल है वो घटना या इंक्रीज हो घटना हो जाता है, मतलब मेंटेन में रहता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। ये तो चाहिए हमें, मतलब बाइफॉस्फेट्स। उसके बाद आती है बारी हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन जो है, द हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन जो है बेटा, वो मेंटेन करता है एडिक्वेट, मतलब एक ये भी जो है एडिक्वेट है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये क्या करती है, क्योंकि हाइड्रेशन क्या होगा, मतलब जल योजन, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, पानी से रिलेटेड, ताकि बेटा इससे क्या होता है, किडनी जो है ना, पानी ज्यादा पियेंगे तो ज्यादा फिल्टर होगा, किडनी क्या कर पाएगी, एक्सक्रीट कर पाएगी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेवल को, एक्सक्रीट कर पाएगी कैल्शियम को, और प्रिवेंट कर पाएगी उसकी स्टोरेज को। इसलिए हाइड्रेशन थेरेपी ये भी ठीक है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हाइड्रेशन रहे अपनी बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट हो सके और प्रिवेंट हो सके उसका स्टोरेज, ठीक है। अब आ गया थर्ड, थर्ड आ गया कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन तो वैसे ही बड़ा कॉमनली यूज होता है बेटा सेटिंग्स में। ये क्योंकि क्या करता है, ये रैपिडली क्या कर देता है, कैल्सीटोनिन जो है रैपिडली लोअर कर देता है, ये लोअर कर देता है कैल्शियम लेवल्स को। कैसे कम, कैसे करना होगा, जब आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो बंद हो जाएगी, इनहिबिट, जब हमारी बॉडी में जो बोन है वो रीअब्सॉर्ब करना उसको बंद करेगी, रिजॉर्प्शन जो है उसकी बंद कर देगी कैल्शियम की, तो अपने आप ही कैल्शियम का लेवल रैपिडली कम हो जाएगा। तो वैसे ही ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बचा फिर यही लूप डायूरेटिक्स। तो ये क्या है, इसका है जैसे कि जैसे ही कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, ये एक्सक्रीशन को तो बढ़ा देते हैं उसके, लेकिन ये यूजुअली जो होते हैं ना एक्यूट या सेवियर जो होते हैं ना कंडीशंस, उसके लिए ज्यादा ये यूज होते हैं अलोंग विथ रिहाइड्रेशन के साथ। इनको ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है लूप डायरेक्टिक्स को रिकमेंड नहीं किया जाता, ड्यू क्योंकि इसमें रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का, तो बार बार फिर रिहाइड्रेशन करनी पड़ती है, डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है इसमें कि पानी की कमी हो जाए, और जिसके कारण ना बाद में फिर बॉडी में ना इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये दो चीजें हैं जो रीजंस हैं जिसके कारण लूप डायरेटिक्स को हम ज्यादा देर तक, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम हाइपरकैल्सीमिया के लिए जो है अफोर्ड नहीं करते। उसके बाद अग आता है मेट हेमोग्लोबिनेसी ग्लोबिन अनीमिया। मेट हेमोग्लोबिनीमिया इज कोज्ड बाय, इसके कारण क्या है, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिनीमिया का कारण है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट उर्वरक, लेड टॉक्सिसिटी, सीसा विषाक्तता, फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल में फ्लोराइड्स का होना, या ऑक्सीटोसिन। तो बेटा मेट हेमोग्लोबिन ग्लोबिनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है, कॉमनली इसको ना एक और नाम से आपको तब बेटर ज्यादा आएगा, इसको ना ब्लू बेबी सिंड्रोम सुना आपने? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इससे आपको छोटी क्लासों में पता लग जाए, जैसे इटाइटाई कैडमियम के कारण होती थी, उसी तरह नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता था। जो क्या होता है, जब इंजेस्ट कर ले इंसान किसको, नाइट्रेट्स को, मतलब निगल जाए, नाइट्रेट्स हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाए, तो ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये होता कैसे है, कई बार हमारी वाटर सप्लाई में क्या होता है बेटा, वाटर के थ्रू वहां नाइट्रेट, आजकल हम नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स वगैरह को ऐड करते हैं, जब रेन आएगी तो वो क्या सोख कर पानी में मिक्स हो जाएगा, सोख कर लेगा, वाटर टेबल में चला जाएगा, जब लीचिंग हो जाएगी वाटर टेबल तक पहुंच गया, वाटर टेबल का पानी, ग्राउंड वाटर को हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ये नाइट्रेट सेंटर कर गए और हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज कर दिया, इंजेस्ट हो गया ना, क्योंकि हमारी बॉडी में, और जिसके कारण ये क्या होता है, ये जो नाइट्रेट्स हैं जब ये हमारी बॉडी में पहुंच गया, तो ये जो नाइट्रेट्स हैं ये रिएक्ट करते हैं बेटा
हीमोग्लोबिन के साथ जो ब्लड में है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन बना देंगे। बेटा वो क्या कर पाता ना, वो रिलीज नहीं, नॉट एबल। देखो हीमोग्लोबिन कैरी करता है स्ट्रॉन्ग अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, तो एक यूनिट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके लेके जाती है, फिर जहां चाहिए फिर वहां जाके रिलीज भी तो करती है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसकी जब ये नाइट्रेट के कारण जब मेट हीमोग्लोबिन बन जाता है तो इसकी एबिलिटी जो है टू रिलीज द ऑक्सीजन, वो नहीं रहती, इतनी अच्छी नहीं रहती। नॉट गुड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, उसको इतने अच्छे से रोक नहीं पाता, रिलीज नहीं कर पाता अपने में से। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, जब ये ऐसे हो जाए ना तो सिम्टम्स, रिलीज नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन जहां चाहिए वहां नहीं मिल पाएगी, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो जाएगी, स्किन जो है ना वो ब्लूइश कलर की हो जाएगी, ब्लूइश, स्किन ब्लूइश हो जाएगी, जिसके कारण पर्टिकुलरली ये ना ज्यादा प्रॉब्लम इन्फेंट्स में होती है बच्चे। किसमें होती है, इन्फेंट्स में, छोटे बिल्कुल ये भी जो। ठीक है, तो मेट हेमोग्लोबिन जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मेच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो बेटा रक्ताणु परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है। रक्ताणु परिपक्वता की परिपक्वता के लिए, तो एरिथ्रोसाइट्स मतलब वही हो गए रेड ब्लड सेल्स, उनकी मेच्योर होने के लिए, उनको पूरी फुल्ली बनने के लिए, मेच्योरेशन के लिए किस विटामिन का होना जरूरी है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन सी। तो बेटा आपने कई बार सुना होगा हमारी बॉडी में ना अनीमिया हो जाता है, और कई बार उसका कारण होता है कि हमें विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोबालमीन। ठीक है बेटा, कोबालमीन। और कोबालमीन जो है ना बेटा, अ, इसके अलावा, अब ये तो हमें ऑप्शन में है, इसके अलावा एक विटामिन वो भी होता है फॉलिक एसिड जिससे कहते हैं, वो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन B9 जिससे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ये दोनों ही बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन के लिए, मेच्योरेशन के लिए। ठीक है, ये एसेंशियल है सिंथेसिस के लिए। ठीक है, उस डीएनए का जो डीएनए की प्रोडक्शन जो रेड ब्लड सेल्स के दौरान इन दोनों का होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस होने के लिए रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो इसके लिए विटामिन B12 और विटामिन 9 बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसकी अगर कमी हो जाए ना हमारी बॉडी में, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है, जिससे हम परनीशियस अनीमिया भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि मैंने क्या कहा कि जब ये विटामिन B12 और विटामिन 9 है, फॉलिक एसिड, ये हमें चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं ना, ये डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं जब जब क्या क्या हो रहा होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो डीएनए जरूरी होता है आगे किसके लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो जब इनकी कमी हो गई तो वो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिल पाएगा इन्हें। ठीक है ना, न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आगे जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो बनना है वो क्या हो जाएगा, उनका जो बनना है वो रुक जाएगा। ठीक है ना, उनका बनना जो है वो रुक जाएगा, उसमें प्रॉब्लम फेलियर आ जाएगा, जिसके कारण इंसान को अनीमिया हो जाता है। अनीमिया हो जाता है। ठीक है बेटा, और या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मल लार्ज, बड़े बड़े एबनॉर्मल साइज के और इमेच्योर जो आरबीसीज हैं वो बन जाएंगे। एबनॉर्मल लार्ज इमेच्योर आरबीसीज हैं वो बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेग मेगैलोब्लास्ट। मेगा आ गया ना वर्ड, मेगा मन लार्ज, मेगैलोब्लास्ट। ठीक है, और कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन मेगैलोब्लास्ट बने तो हम इसको कहेंगे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया क्यों, क्योंकि हमारे में रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो गई। जो अच्छे वाले थे, जो नॉर्मल थे, वो नहीं, अब उनकी कमी हो गई, तो हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्योंकि जो सही थे उसकी जगह इमेच्योर से लार्ज से जो है रेड ब्लड सेल्स वो बन जाएंगे, जिसे हम मेगैलोब्लास्ट कह देंगे, और वो वाली अनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कह देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। So this was it. This was the last question of today's class.
होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा जो जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टुडेज क्लास इन मैथ्स। बाकी आगे भी हम अच्छी अच्छी क्लासेस बनाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच।